हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की क्लास नंबर 25 जो कि हम कर रहे हैं अपने आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हिंदी और कंप्यूटर के लिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो आपको डेडिकेटेडली हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड कराता है और साथ ही आपको क्वांट और रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन सेशंस को प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से आप कम समय में अपनी चीज़ों को बूस्ट कर सकें और अपने प्रीलिम्स लेवल का कभी आप बैरियर ना बना पाएँ, और मेंस के लिए भी आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट रह सकते हैं उसके ऊपर हम आपसे बात करते रहते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाकर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। और चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति के ऊपर। तो आज आपके सामने 8 क्वेश्चंस होने वाले हैं और बहुत ही बड़ा अनुच्छेद मैंने रखा है, क्योंकि जब आप मेंस का पेपर देते हैं तो आपको कुछ इसी तरह के अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं। ये 2 पेजेस में आया हुआ है, तो ये इस तरह की ही चीज़ें आपको अपने मेंस में देखने के मिलती हैं। और बहुत ही बेहतरीन आपके सामने ऑप्शंस भी रखें कि हर एक ऑप्शन को आपको सोचना पड़ेगा गहराई के साथ, तब आप उसका उत्तर देंगे। नॉर्मल जो रख दिए जाते हैं क्लोज टेस्ट आपके सामने, या अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति या गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी कोई धोखा नहीं देना चाहता। एग्जैक्ट एग्जाम लेवल हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा जो क्लास टेस्ट है उसका रूल ही यही है कि सबसे पहले हमें पूरे गद्यांश को पढ़ना होता है जो भी आपके सामने आया है। उसके बाद हम अपने ऑप्शंस पर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है और क्या ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ लीजिए कि सोमेश्वर घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल डैश पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना डैश था मैं अनखाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए डैश रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियाँ सी नदियाँ। मन में डैश यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पहुँचकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया, और जहाँ ये हरे खेत और उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे आगे कि नदियों और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे। वहाँ पर कुछ पर्वतों का आभास डैश। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए डैश में यह कौन चीज़ है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला डैश बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं डैश से चीख उठा, बर्फ, वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो मैंने गद्यांश लिया है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ने में। और ये जो आपका गद्यांश है वो धर्मवीर भारती जी की एक रचना से लिया गया है। तो
चलिए, अब आपने अपना जो गद्यांश था वो आपने पढ़ लिया। आपको ये मालूम है कि किसके ऊपर बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि अद्भुत एक छटाओं की बात हो रही है, और मेनली लेखक की रुचि किस में दिखाई दे रही थी? हिमालय में दिखाई दी है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए कि इस गद्यांश के अंदर प्रकृति की सुंदरता की बात करी है, और उसके साथ ही लेखक की जो अत्यधिक रुचि थी वो किस में थी? बर्फ़ में थी, और बर्फ़ में भी किस में थी? हिमालय पर थी। ठीक, तो चलिए अब आप लोग बताइए कि पहले नंबर में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल डैश पर कौसानी बसा हुआ है। उस पर बिल्कुल कहाँ पर कौसानी बसा हुआ है? तली पर, घाटी पर। कौसानी कहाँ पर बसा है? तलहटी पर, शिखर पर, ऊंचाई पर। अब आपको लग रहा होगा कि सर सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन अगर जिनका सेंस काम करेगा वो उसको सही टिक करेंगे, क्योंकि इस लाइन से जब आप आगे पढ़ते हो तो क्या लिखा है? कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। यानी कि कोसानी जहाँ भी बसा हुआ है तो इस ऐसी जगह पर बसा हुआ है कि उसकी दूसरी ओर से ढाल शुरू हो जाती है। तो भैया तली, घाटी और तलहटी, ये तीन तो अपने आप ही कट जाएंगे ना। ये तीन तो अपने आप ही कट गए, क्योंकि ये किस चीज़ को दिखा रहे हैं कि बिल्कुल नीचे बसा हुआ हो, और अगर कोई चीज़ बिल्कुल नीचे बसी है तो उसके दूसरी ओर से ढाल कैसे शुरू होगी? इस बात को ध्यान रखो। अब या तो शिखर आएगा या फिर ऊंचाई आएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि कहाँ पर बसे होने की बात हो रही है। सबसे स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा गया? सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर। अब अगर ऊंची पर्वतमाला है और उस पर अगर बात हो रही तो यानी ऊंचाई पर तो है ही है। तो अब आप कहते हो कि ऊंचाई पर स्थित है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनेगा। देख लो कितना अच्छा ऑप्शन आपके लिए रखा है। ठीक पहले वाली लाइन भी पढ़नी है और उसके ठीक बाद वाली लाइन भी पढ़नी है, तब जाके एक प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? शिखर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा शिखर। तो बिल्कुल आप को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल मेनली आपके लिए क्या प्रोवाइड करा रहा है? हिंदी और कंप्यूटर, और जो आपको कहीं नहीं मिलता वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने चैनल बैंकर्स। आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो, बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। हमारा तो चैनल ही नाम से है कि हिंदी स्पेशल है हम। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पर हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो आपसे क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पर तब पहुँचोगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ोगे। इससे पहले कौन सी लाइन्स आई हैं? तो कहाँ पर है? कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गाँव, और बर्फ़ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना डैश था, मैं अन्न खाते हुए बस से उतरा। तो क्या चीज़ आएगी? आप क्या हो गए? ठगे गए। अन्न खाते हुए मतलब कि कैसे कैसे कैसे? अन्न खाते हुए का मतलब क्या होता है कि खींचते हुए। तो खींचते हुए, ठगना कैसे वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो इसमें आपका 2 ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। प्रसन्न और आनंदित तो नहीं आ सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ई भी नहीं आएगा। अब या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा या फिर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अब बहुत से लोग कहोगे कि सर अचंभित भी लगा सकते हैं, खिन्न भी लगा सकते हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अचंभित कब लगाओगे? जब आप किसी चीज़ को देखोगे या फिर किसी व्यक्ति को देखोगे, उसके कारनामों को देखोगे, तो जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा होगा उस रिजल्ट को देख के तो अचंभित होगे। और आप क्या थे? ये तो आपकी अवस्था के बारे में बात हो रही है कि कितना क्या था मैं? खिन्न था मैं, अचंभित नहीं था। अचंभित तो तब होते जब किसी चीज़ को देख लेते, उसके फलस्वरूप आप अचंभित होते। लेकिन यहाँ किसी को देखने के फलस्वरूप की तो बात हो नहीं रही। यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि आप किस अवस्था में थे, वहाँ पर आने से पहले आप किस अवस्था में वहाँ पर आए, आप ठगे गए तो आपकी क्या अवस्था हो गई, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आगे पढ़िए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कि क्या भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के आसपास कहाँ से ये शुरू कर सकते हैं? यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो इसको।
कि 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए डैश रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियाँ सी नदियाँ। यानी कि इसमें आप क्या क्या भर सकते हो। अब इसमें जब आप ऑप्शन देख रहे होगे तो आपको लगेगा सर सब कुछ भर सकते हैं, सब कुछ भर सकते हैं, लेकिन भाई रीडिंग कैसे अगर आप कर रहे हो, फिर अगर सब कुछ भर दोगे तो सारे ऑप्शन टिक हो जाएंगे, लेकिन नहीं कर सकते। तो क्यों मैंने इस ऑप्शन को लिया। अब यहाँ पे देखो कौन से शिलाओं को काटने की बात हुई है, सुंदर गेरू की शिलाएं, गेरू की शिलाएं। अब जिसको भी पता होगा कि ये गेरू की जो शिलाएं होती हैं वो किस रंग की होती हैं, गेरुए से कलर की होते हैं। गेरुआ कलर मतलब जो भगवा सा कलर होता है। अगर भगवा सा कलर होगा तो आपने देखा होगा जब आप चट्टानों को काटोगे तो किस तरह के रास्ते मिलेंगे, लाल लाल रास्ते मिलेंगे। चट्टानों को काटोगे तो हरे भरे रास्ते मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, काले काले मिलेंगे। तो ये अब देखो सफ़ेद मिल सकते हैं, काले मिल सकते हैं, लाल मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस तरह की शिलाओं को काटा गया है उस पर निर्भर करेगा ना कि किस रंग के रास्ते बनेंगे। समझ गए। तो अगर आपने गेरू की शिलाओं को काटा है तो आपको कैसे रास्ते मिलेंगे, लाल लाल रास्ते मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है, कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल बैंकर स्टडी इन द स्पेशल को बिल्कुल ही आप शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके अपने लोग हैं, उनको शेयर कर दीजिए जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप बताइए कि कौन सा हमारा ऑप्शन टिक होगा। अब इसमें कह रहे हो कि सर केवल एक शब्द ऐसा दिख रहा है कि जो हमने पढ़ा है, बाकी के तो शब्दों के हमें अर्थ भी नहीं पता। तो भैया हम अपने सेशन में हर बार ऐसा ही करते हैं कि कम से कम 2-3 वर्ड तो ऐसे लेके आते ही आते हैं कि जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है हिंदी की वो स्ट्रांग होती रहे। तो चलो पहले पढ़ो। आप यहाँ तक तो आप पढ़ ही चुके हो, बेले की लड़ियाँ सी नदियाँ, यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हो। फिर मन में यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या टिक कर रहे हो। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर अचानक टिक कर दो, और अगर आपने किया अचानक टिक तो आप हो जाओगे गलत। क्यों हो जाओगे, क्योंकि आपके मन में अचानक भाव आएगा तो मन में अचानक तब आएगा कि जब आप उसके बारे में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे होगे, किसी भी जो आपके ख्याल आने वाला है मन में उसके बारे में आप सोच नहीं रहे होगे। तो आपके मन में जब कोई ख्याल आएगा और उससे पहले वो उसके बारे में आप कुछ नहीं, आपने सोचा नहीं, तो वो ख्याल आपका अचानक आएगा। लेकिन जिनके बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, और उन बातों का अगर आपके मन में कुछ आएगा तो वो अचानक नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा शब्द आएगा, बेसाख्ता आएगा, हर्षावेश आएगा कि हर्षातिरेक आएगा। तो बेसाख्ता ये आपके लिए बहुत ही नया वर्ड है। बेसाख्ता इसका अर्थ होता है शीघ्र ही, मन में शीघ्र ही, या फिर मन में तुरंत ही। ठीक है, ये आपका अर्थ हो जाएगा। बेसाख्ता का क्या अर्थ होता है, शीघ्र ही या तुरंत ही। इन 2 वर्ड्स का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आने वाले जो ऑप्शन है उनमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और एक आपके लिए आज सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है, वो आप जुड़े रहो। सरप्राइज आपके लिए आज है, और वो सरप्राइज क्या होने वाला है वो मैं आज के सेशन के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, तो जुड़े रहना। और वैसे भी आपको जुड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इस पूरे कंटेंट को पढ़ना है, इस पूरे सीज़न को आपको अगर देखना है तो तभी आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ आपकी जो हिंदी है वो एग्ज़ाम लेवल की कोई भी नहीं कराता यूट्यूब पर। तो इस सेशंस को जरूर देखिए और ख़ासकर अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि मैं एक एक सेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी नॉलेज आपके अंदर प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसाख्ता हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं कि 5वें नंबर पर आपका कौन सा ऑप्शन टिक होगा, बताइए। नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास डैश, उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। तो फिर पर्वतों का आभास का विचार किया, तो आपने क्या किया, आभास का क्या किया, विचार किया आपने आभास का अनुभव किया। आप
पर्वतों का आभास दिखाई दिया आपको या फिर पर्वतों का आभास था? बताइए। तो अगर जो भी सोच रहा है कि आभास का आपने विचार किया, तो भाई आभास होता है, उसका विचार नहीं किया जाता, तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा। ठीक, फिर आभास आपको दिखाई तो नहीं दे सकता ना, कि आभास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक फिजिकल कोई वस्तु हो कि आप उसको आराम से देख पाएँ। तो आभास तो एक अदृश्य एक अवस्था है, तो उसको आप देख नहीं सकते, तो ये भी हटा दो। फिर वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास था या फिर वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया? बताइए, आभास क्या करते हो? अनुभव ही तो करते हो। आभास अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? तो हमारा ऑप्शन क्या टिक होगा? ऑप्शन नंबर बी टिक होगा। समझ गए? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। इसमें बताइए आप क्या सोच रहे हैं आप। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद बादल थे और कुछ नहीं, कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए डैश में यह कौन चीज़ है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा और कैसा अजब रंग है? अब आपको बताना है कि इन धीरे धीरे खिसकते हुए किस में? धीरे धीरे खिसकते हुए शिखरों में, बादलों में, पर्वतों में, आसमान में, विचारों में। बताइए, तो लेखक किन की तरफ देख रहा था? बताइए, लेखक देख रहा था शिखर की तरफ देख रहा था, पर्वतों की तरफ देख रहा था, बादलों की तरफ देख रहा था। तो जब वो उनकी तरफ देखेगा तो उन्हीं में से किसी की बात करेगा। ठीक है, तो विचार आपका नहीं आएगा, ये आपका कट जाएगा। आसमान, आसमान कभी भी खिसकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आसमान का अर्थ होता है हमेशा अंतरिक्ष, तो ये आपका नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब शिखर, पर्वत, बादल, इनमें से क्या आएगा? वो किस चीज़ को देख रहा है? किसी ऐसी चीज़ों को देख रहा है जो खिसक रही हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खिसक सकती हैं? शिखर नहीं खिसक सकते, पर्वत नहीं खिसक सकते, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर रीडिंग अच्छे से करोगे, सेंस अच्छे से लगा पाओगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना बना पाओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। और अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, अगर आप सेंस नहीं लगा पाते, तो एक भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओगे फिर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज ही तो चेक की जाती है मेंस में। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा ऊपर से पढ़िए कि कहाँ पर आपका विराम है। यह क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। यह क्या है? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है, वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला डैश बादलों की खिड़की से झांक रहा है। तो इसमें देखो, उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला, किसका छोटा सा बाल स्वभाव वाला? हिमालय का। तो हिमालय का अगर कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला है तो हिमालय अपने आप में तो नहीं आएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर हिमालय नहीं आएगा, फिर आपके सामने देखो पर्वत सम्राट लिखा है। तो पर्वत सम्राट किसको कहा गया है? पर्वत सम्राट भी तो हिमालय को ही कहा गया है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब या तो पर्वत आएगा या शिखर आएगा, या तो पर्वत आएगा या शिखर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए? तो बाल स्वभाव की कुछ बात हमने पढ़ी थी जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था अपना। तो ये हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने यहाँ पढ़ी थी कि उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? अब बताइए, बाल स्वभाव वाला शिखर, क्योंकि खिड़की से वही झांक रहा है, बाल शिखर इसी की बात हो रही है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलता है कि जहाँ आप उससे थोड़ा सा आगे पढ़ोगे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा मिलता है, बाकी तो आपको फिर रीडिंग की स्किल से ही अपना सारे क्वेश्चंस को करना पड़ता है। तो चलिए लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, इसमें बादलों की खिड़की से झांक रहा है, मैं डैश से चीख उठा।
बर्फ, वह देखो। तो गुस्से से चीख उठा। अब पूरा हमने जब पैराग्राफ पढ़ा तो हमें यह मालूम था कि वो व्यक्ति बर्फ के लिए ही आया था, बर्फ के बारे में ही बार बार बातें कर रहा है। तो जब वो बर्फ को देखेगा तो क्या गुस्से में चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा गुस्से में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बेसाख्ता, बेसाख्ता का मैंने अर्थ क्या बताया था? शीघ्र ही या फिर तुरंत। तो मैं शीघ्र ही चीख उठा, ये कौन सी बात होगी भाई? शीघ्र से चीख उठा, ये आप नहीं लगा सकते ना। मैं बेसाख्ता से, बहुत शीघ्रता से। तो बहुत शीघ्रता से चीखना क्या होता है बताइए? आपके अंदर का कोई भाव होगा, उसी के हिसाब से तो आप चीखोगे। अब या तो वो गुस्से में चीख सकते हो, अचंभित होकर चीख सकते हो, खुशी में एकदम से चीख सकते हो, भय से चीख सकते हो। बहुत शीघ्रता से चीखना कुछ नहीं होता है। चीखना आप एक भाव के थ्रू होता है, एक भाव के जरिए होता है। तो बेसाख्ता भी नहीं लगा सकते। अब बात आती है सर हर्षातिरेक और हर्षावेश, इसका हमें अर्थ बताओ, तब तो हम आंसर टिक करेंगे। हर्षातिरेक या हर्षावेश का आप अर्थ बताओ, तब हम आंसर टिक करेंगे। तो हर्षावेश को जब पढ़ो, हर्ष प्लस आवेश, इससे मिलके बना है। हर्ष का मतलब प्रसन्नता और आवेश मतलब भरा हुआ होना। ठीक है, तो जब आप हर्ष से भरे हुए हैं तो आप कैसी स्थिति में होते हैं? एकदम उत्साह की स्थिति में होते हो। तो हर्षावेश का क्या अर्थ हो जाएगा? उत्साह, उत्साह, उमंग, ये सब किसके अर्थ है? हर्षावेश के अर्थ है। और हर्षातिरेक, इसका क्या अर्थ होता है? ये भी सब सेम ही है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। तो आपको हमारे चैनल बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल, ये जो हमारा चैनल है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हिंदी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतनी बार नाम क्यों लिया। तो मैंने एक सिक्योरिटी के तौर पे अपनी चैनल का मैं लगातार नाम ले रहा हूँ, और वो सिक्योरिटी का जरिया ये है क्योंकि अभी मेरा जो चैनल है वो इतना ग्रो नहीं किया है कि मैं लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकूं कि वो मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनलों पर अपलोड ना कर पाए। क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं, कंटेंट मैं बना रहा हूं, तो अगर कोई मेरी वीडियो चोरी करेगा तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, और यही सारी चीज़ें थी कि मैंने ऐसा किया है। तो बाकी कुछ नहीं है, बीच बीच में कभी कभी नाम लेंगे, जिससे कि कोई भी अगर हमारा कंटेंट अगर चुरा भी लेगा तो जो पढ़ेगा उसे पता रहे कि ये कंटेंट आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे आज आपकी क्लास एंड होती है। तो आप बताना है कि आपके 8 में से कितने मार्क्स आए हैं, आपके 8 में से कितने नंबर आए हैं, वो आपको बताने। और आपको क्लास आज की कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है तो कर लो। इससे अच्छा तो चीज़ और नहीं मिल सकती हिंदी की। तो मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना।